हेलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखिए। द स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन इज ए ट्रीटी दैट, यूरोपियन यूनियन का जो पैक्ट साइन हुआ था, स्टेबिलिटी लाई जाए, ठीक, उसका जो बजटरी डेफिसिट्स है इनकी कंट्रीज का वो कम हो, ये इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था। तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है आपको पता होगा इसका मेन एम क्या था। लिमिट्स द लेवल्स ऑफ द बजटरी डेफिसिट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज का जो बजटरी डेफिसिट है उसकी एक लिमिट रखनी है, भी इससे अधिक ना जाए, उसको कंट्रोल करना है। तो ये इसका एम था, ठीक है जी। मेक्स द कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन टू शेयर देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं। enables the countries of the European Union to share their technologies, टेक्नोलॉजीज नहीं, ठीक है जी। तो कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हुई ऊपर वालों में से? ओनली वन, ठीक है जी। तो ऐसे कोई प्रोविजंस नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की। आगे है जी 19th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स दी हैं। रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, देखो ना ये स्टेटमेंट आ गई ऑल, ऑल बड़ा गड़बड़ शब्द है यहाँ पर। ऑल द कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर, किसके लिए? इंटरनेशनल माइग्रेशन के ऊपर, जिसे कहते हैं द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, GCM। तो आपको पता है कि जनरली यूएन में कोई भी रेजोल्यूशन आता है तो बहुत कम है कि सभी के सभी कंट्री अडॉप्ट कर ले, ठीक है जी। तो इसलिए ये तो वैसे ही स्टेटमेंट गलत होगी। बाकी आपने अगर थोड़ा सा डीपली पढ़ा है तो आप पाओगे कि इस पैक्ट का विरोध किया था यूएस ने, विरोध किया था। तो लग रहा था कि शायद ये वाला पैक्ट साइन नहीं हो पाएगा, अच्छा खासा न्यूज में था, ये खबरें चल रही थी। कोई इतना डीपली भी आपको नहीं पढ़ना था। अगर आपको करंट अफेयर्स वैसे पढ़ा है, थोड़ा बहुत दोस्तों से डिस्कस किया है क्या चल रहा है, तो आप इसको कर लोगे। ये पॉइंट तो हो गया गलत। अमेरिका और कुछ और कंट्रियों ने कहा हम इसको साइन नहीं करेंगे। अच्छा जी, नहीं भी पता तो सभी कंट्रियां था तो अडॉप्ट नहीं कर सकती ना जनरली, तो ये हो गया गलत। द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन द GCM आर बाइंडिंग ऑन द UN मेंबर कंट्रीज। तो ये UN मेंबर कंट्रीज के ऊपर इसकी कमिटमेंट्स बाइंडिंग नहीं है। तो आप सोच सकते हो शायद US इसलिए पीछे हटा क्योंकि इसकी कमिटमेंट्स बाइंडिंग होगी। ऐसा नहीं है, कमिटमेंट्स बाइंडिंग नहीं है। जनरली जो मेजर ट्रीटीज है ना उनकी कमिटमेंट बाइंडिंग नहीं होती जनरली, पर जिन जिन की बाइंडिंग होती है ना उनको आपने सेपरेटली लिखकर याद कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जो एक्सेप्शनल केस है वो आपको पता होने चाहिए किस किस कौन कौन सी बाइंडिंग है। इसका मतलब ये नहीं सारी की सारी रट्टे लगानी है, जो जो न्यूज में आई, टेस्ट सीरीज में आई, तो उसको साइड में आपने लिख लेना है। इसलिए ये क्या हो गया? गलत, रॉन्ग। द GCM addresses internal migration और internally displaced people also in its objectives and commitments। अब आप सोचोगे इंटरनल वाले को डील करता है या नहीं, तो यस, इंटरनल माइग्रेशन को क्यों भी ये एड्रेस करता है। ये हो गया सही। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स करेक्ट? वन, ओनली वन, मतलब तीसरे वाली। अच्छा जी, आगे है जी विद रेफरेंस टू होम गार्ड्स। होम गार्ड्स की बात हो रही है। होम गार्ड्स होते हैं जो आपकी जनरल पुलिस को असिस्ट करते हैं, ठीक है जी। इनके संदर्भ में स्टेटमेंट्स देखो। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट्स एंड रूल्स। होम गार्ड एक्ट और रूल के तहत ये इन संस्था बनाई जाती है, ठीक, रेज किए जाते हैं ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ आपने देखना है कि जो पुलिस है ना, तो पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। तो अगर पुलिस की असिस्टेंस कर रहा है तो वो भी, तो ये क्या है, जनरली आप थोड़ा सोच के देखना, तो ये भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आएगा। तो इसको भी मारो कांटा। द रोल ऑफ द होम गार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स, ठीक है ना, सहायता देती है टू द पुलिस इन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। सही बात है जी। होम गार्ड, ठीक है, एक वैकल्पिक और एक सहायक फोर्स के रूप में काम करती है, किसके? पुलिस के। ये बात सही है जी, जनरल स्टेटमेंट है। टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज, द बॉर्डर विंग होम गार्ड बटालियंस हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स। इन कुछ स्टेट में बॉर्डर पर इनफिल्ट्रेशन ना हो तो ये वाली बटालियन भी रेज की गई है। ये भी जनरल स्टेटमेंट है, क्योंकि इन सम स्टेट्स या हो सकता है
तो दूसरा तीसरा सही है। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? ओनली 2। ठीक है जी। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इन पेयर्स को देखना है आपने। अनऑथराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, ठीक है ना। अगर आपने ऐसे पुलिस की या मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन ली, आप उसके हकदार नहीं है, तो क्या जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है, किस एक्ट के अंदर आता है? ठीक, तो टेक्निकली ये स्टेटमेंट गलत है, पर मैं आपको जो बता दूं कि ये क्वेश्चन टफ है। आपकी जगह मैं होता तो मैं इसको स्किप करके आता, क्योंकि आप देखना कट ऑफ कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक हाई जा रही है, तो आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। knowingly misleading or otherwise interfering with police officer और military officer when engaged in their duties, तो ये भी क्या है? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आएगा, एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया? गलत। एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे इसको, एग्जाम में आपने स्किप करना है, पर क्योंकि ये यूपीएससी में पूछा गया है और ये पॉइंट भी इंटरेस्टिंग है, तो इसको आपने नोट करके रख लेना है। अनऑथराइज्ड आप अगर पुलिस या मिलिट्री की वर्दी पहनते हो तो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है। आप नोइंगली मिसलीड करते हो या किसी तरह इंटरफेयर करते हो पुलिस ऑफिसर और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज्ड इन देयर ड्यूटीज, उनको इंटरफेयर करते हो, ये भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है। ठीक है जी। और सेलिब्रेटरी गनफायर, ये इंपॉर्टेंट है। आपको लाइसेंस मिला है पर आप ब्याह शादियों पर गोली चला रहे हो, विच कैन एंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, तो ये आर्म्स एक्ट के अंदर आता है, तो ये वाला पॉइंट सही है। एग्जाम में इसको आप नहीं कर पाओगे, इसको स्किप करना है, पर आने वाले एग्जाम के लिए आपने इसको पढ़ के रखना है, क्योंकि यूपीएससी के और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों आपको आने चाहिए। 93 देखते हैं जी। देखो जी, ये पेयर है, इसको आप देखना है। ये न्यूज में थे, करंट अफेयर्स का भी हो गया और ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी हो गया। क्यों था? देखिए जी, नॉर्थ कीवू इटूरी, मुझे नहीं पता। नागर्नो कराबख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नागर्नो कराबख रीजन। ठीक है जी। तो ये क्या था? वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, ये मैंने करवाया था अपने करंट अफेयर्स में, तो ये तो रीजन ये वाला हो गया। ठीक है जी। इसका मतलब दूसरे वाला क्या हो गया? गलत। नॉर्थ कीवू एंड इटूरी मुझे नहीं पता, तो इसको आपने देख लेना है। ये कोई इधर का ही था, कोस्टा रिका साइड, इधर ना वेस्टर्न अफ्रीका साइड का कुछ था। तो ये था इंपॉर्टेंट, खरसोन। खरसोन काफी न्यूज में था, तो ये किस लिए था? ये है यूक्रेन का एरिया, ये काफी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक ये है आर्थिक जो एक्टिविटी है उसका केंद्र था खरसोन, काफी ये न्यूज में था। तो ये किस लिए था? यूक्रेन में, यूक्रेन काफी न्यूज में था, तो उसका जो शहर है, उसका जो एरिया है खरसोन, तो ये है यूक्रेन, नॉट इजराइल लेबनान, तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो ये हो गया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? गलत। तो तीनों गलत है। तो जो क्वेश्चन आसान है तो उसमें सही ये वाले, वो उसको एग्जामिनर घुमा के पूछ रहा है। जो अगर ये टर्मिनोलॉजी आसान है ना, तो उनका आंसर सीधा नहीं दिया गया। आप ये इस टेक्निकलिटी को पकड़े, ठीक है। आपको तीनों आने चाहिए। ये वाला नगर्नो कराबख पता है तो इनमें से हल हो गया, खरसोन पता है तो ये वाला क्रॉस हो गया, तो आंसर आ गया। कौन सा है? करेक्टली कितने हो गए अब इसमें से? नन। ठीक है जी। 94 देख लेते हैं जी। स्टेटमेंट्स दी है। इजराइल हैज एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सम अरब स्टेट्स, ये आपने बात पढ़ी है। देखो जी, इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन है कुछ अरब स्टेट के साथ, इसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। ठीक है जी, सही होगी ये बात। द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया वाज साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग, ये आप देख रहे न्यूज में था कि इजराइल और दूसरे अरब लीग के बीच अरब पीस इनिशिएटिव साइन हुआ है। ठीक है जी, ये भी सही है, पर ये वाला पहले की एक्सप्लेनेशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट? ठीक है जी। क्यों? क्योंकि देखो जरा, ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है ना, तो ये पीस इनिशिएटिव के साइन होने से पहले से चल रहे हैं इनिशिएटिव, और ये वाले डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अरब पीस इनिशिएटिव अभी कुछ समय पहले ही साइन हुआ है, इसे अब्राहम अकॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सोच के ही पता लग जाएगा, ये पुरानी बात है, ये बाद में आई है, तो इसलिए दूसरे वाला पहले की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कितनी स्टेटमेंट का सही होगी? कौन सी स्टेटमेंट सही है? कि दोनों सही है, पर दूसरे वाली पहले की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन पेयर्स को देखो। ये तो अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की है, आप कर लेते। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड,
ठीक है जी। फॉर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 4 years। अच्छा जी। फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन, आपको पता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कौन सा मिलता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये बात होगी सही। अर्जुन अवार्ड किसी स्पोर्ट्स पर्सन को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मिलता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मिलता है, तो ये वाला हो गया, ठीक है ना। लाइफ टाइम हो तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलता है, ठीक है जी। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। स्टेटमेंट रिवर्स कर दी यूपीएससी ने। द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु द्रोण, तो द्रोणाचार्य कौन थे, गुरु, तो ये गुरु को देते हैं। टू ऑनर एमिनेंट कोचेस, कोच को, हु हैव सक्सेसफुली ट्रेन स्पोर्ट्स पर्सन्स और टीम्स, ये तो बात सही है जी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, खेल को प्रोत्साहन करने वाला। टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन इवन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन की है, किसके लिए, खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है जी। ये भी सिलेबस का पार्ट है, तो 2 स्टेटमेंट सही है, 2 गलत है, तो कितने हो गए जी, ओनली 2। 96 देखते हैं जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द 44th चेस ओलंपियाड 2022। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा टेक्निकल है, करंट अफेयर्स डीपली किए हैं तो आप कर लोगे। देखो ये बातें हैं, कुछ कहेंगे कि देखो जी ये यूपीएससी टाइप क्वेश्चन नहीं है, पर यूपीएससी कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी डालता है ताकि आप आगे से ऐसी चीजें भी पढ़ो। एक क्वेश्चन ही आपको काफी कैंडिडेट का आगे पीछे कर देती है काम। एक क्वेश्चन सही हुआ, एक क्वेश्चन गलत हुआ, तो काफी फर्क पड़ता है, खासतौर पर ऐसे टेक्निकल से क्वेश्चन। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वाज हेल्ड इन इंडिया, न्यूज में था, हाँ भी सही बात है, फर्स्ट टाइम हुआ था जी, इसलिए न्यूज में था, इंपॉर्टेंट था, सही है। द ऑफिशियल मस्कट वाज नेम्ड थम्बी, ये भी सही है, ठीक है जी। द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द ओपन सेक्शन इज द बीरा मैंचिक कप, जीतने वाले को बीरा मैंचिक कप मिलता था। द ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन द वुमेन्स सेक्शन, औरतों के सेक्शन वाले को कौन सा कप मिलता था, हैमिल्टन रसल कप। ये गड़बड़ होगी, ये वाला आएगा जहां और ये वाला आएगा जहां, ये यूपीएससी ने रिवर्स कर दिया, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट होगी गलत। थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा है, आप कर लोगे, याद किया है, आप कर लोगे, तो 2 स्टेटमेंट ही सही हैं। तो हो मैंने स्टेटमेंट्स करेक्ट, ओनली 2, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, देखिए थोड़ा छोटा कर लें। अच्छा जी, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन पेयर्स की बात हो रही है। एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट मेंशन इन न्यूज, ये कहां है, देखिए डॉनबास, डॉनबास कहां है, इसी के लिए तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है यूक्रेन और रूस में, तो ये यूक्रेन में है, सीरिया में नहीं, चेक दो, क्रॉस कर दो। काचिन इथोपिया, इथोपिया में। टिग्रे नॉर्थ यमन में नहीं, टिग्रे नॉर्थ यमन में नहीं है, ठीक है जी। काचिन, काचिन है जी म्यांमार में और टिग्रे है जी इथोपिया में, ठीक है। तो आपको पता है तो आपने करना है, ये तीनों के तीनों क्या है, अभी क्या है, गलत हो गए, ठीक। तो पता है तो करना है, अदरवाइज स्किप कर देना है। आप देखना ना, कट ऑफ की बात भी करें तो देखना कि अगर आपके 50 क्वेश्चन भी सही हैं तो आप आराम से इन हो, है ना। 40 से 50 के बीच है तो आप आराम से इन हो, 4 दूनी 80 नहीं, 45 से 50 के बीच, हाँ 40 थोड़ा कम हो गए ज्यादा। तो कहने का मतलब आप जो नहीं क्वेश्चन आता पंगे लेकर आपने मार्क्स नेगेटिव मत कर लेना, तो उसको स्किप करो, कोशिश करो। हाँ 4 में से 2 फंसे हैं, फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आगे चलते हैं जी। इन द रिसेंट ईयर्स चाड, गिनिया, माली, सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कॉमन टू ऑल ऑफ देम। तो इसका सीधा आंसर है जी, इसमें तीनों में क्या था कि सक्सेसफुल कूप हुए हैं, ठीक है, सक्सेसफुल कूप हुए हैं, भी तख्ता पलट हुआ है तीनों में, इन चारों में, ठीक। रिच डिपॉजिट्स ऑफ रेयर अर्थ, अच्छा जहां पर ना दिमाग नहीं लगाना इन स्टेट्स में, आपको होगा यार हाँ भी बात तो सही है, अर्थ रेयर अर्थ मेटल्स मिले होंगे, तो चाइनीज मिलिट्री के बेस भी होंगे जहां पर, हाँ जी। साउथवर्ड एक्सपेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट हो गया होगा, नहीं पता तो स्किप कर दो, पता है तो ही टिक करो, करंट अफेयर्स में थोड़ी नॉलेज है तो आपको पता होगा, अदरवाइज इसको भी आप स्किप करना। ऐसे क्वेश्चन ना जितने भी तुक्के लगाकर आए हैं बहुत रेयर चांस है कि वो सही हुए, तुक्के नहीं लगाने इनमें। आगे जी, कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज, देखो जी, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स
तो ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द अबव इंडस्ट्रीज। इन तीनों में से जब हम ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी यूज करेंगे तीनों में, तो किस में हम डीकार्बन करेंगे, मीन कार्बन का जो है एमिशन कम होगा। फर्टिलाइजर प्लांट्स है, देखो जी फर्टिलाइजर का प्लांट्स है, फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं। ऑयल रिफाइनरीज में क्या ईंधन यूज होता है। स्टील प्लांट में ईंधन यूज होता है। तो जहां ईंधन यूज होगा CO2 निकलेगा, अगर हम उस ईंधन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन यूज करेंगे, ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन का एमिशन कम होगा। तो तीनों सही हैं, ऑल थ्री। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए G20 के बारे में, ये भी G20 बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, कभी भी करंट में न्यूज में होगा तो आपने तभी उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना है, ये क्या है G20, गूगल पर देखना है, यूट्यूब पर देखना है। और आजकल को मैंने बताया कोचिंग वाले तो उसका अगला पिछला सारा प्रिंट करके आपको दे ही देते हैं, मंथली मैगजीन की अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर अच्छी खासी नॉलेज दी होती है इन चीजों के ऊपर। और G20 के ऊपर क्वेश्चन निरंतर आ रहे हैं, ठीक है जी। G20 group was originally established as a platform for the finance ministers and central bank governors to address the international economic and financial issues। ये बात सही है जी, इसका मेन यही एम था। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडिया से G20 प्रायोरिटीज। तो इंडिया कह रहा है कि G20 में क्या है कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा करें। सही बात है जी, चीजों की डिजिटाइजेशन करें, ये इंडिया कह रहा है, ठीक। तो ये भी इसका है। स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी फिर, दोनों, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन समाप्त होता है। तो बस अब कट ऑफ का अंदाजा कैसे लगता है, देखो हालांकि रिजल्ट आ चुका है पर फिर भी कट ऑफ का अंदाजा कैसे लगता है कि जो क्वेश्चन यूपीएससी के हिसाब से है, सिलेबस से है, वो जरूर अटेम्प्ट करने, वो सही भी होने चाहिए। क्योंकि टॉपर्स के वो सही होते हैं, जो ज्यादा टफ है उनको स्किप भी कर सकते हैं आप, ठीक। तो अगर नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं किए तो फिर उनको काउंट करके आप एक अंदाजा सा लगा सकते हो। तो पर फिर भी इतना आप टेंशन ना लो, क्योंकि यूपीएससी आजकल बहुत जल्दी रिजल्ट दे देता है। तो आपने एग्जाम लिखने का, एग्जाम देने का पैटर्न समझ लेना है और इतनी टेंशन नहीं लेनी। कट ऑफ उतनी सी जाती है जो पिछले बार जाती है अगर पेपर टफ है तो, और जल्दी रिजल्ट आ जाता है। तो इस दौरान आप कट ऑफ की टेंशन लेने की बजाय आप जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसकी तरफ ध्यान दिया कीजिए। स्टैटिक पोर्शन अगर इस बार काम नहीं आएगा तो अगली बार आएगा काम, ठीक। तो ये होनी चाहिए आपकी प्रैक्टिस। तो आज के लिए इतना ही जी, शुक्रिया, नमस्कार।